हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में डिस्कस करेंगे 14 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? तो दोस्तों, यह पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। तो उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पॉड टैक्सी शुरू की जाएगी और यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ने देश की पहली पॉड टैक्सी के प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। दोस्तों, पॉड टैक्सी नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी मंजूरी मिलने के बाद इसका निर्माण शुरू हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट में 810 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है और इस पॉड टैक्सी में लगभग 37,000 लोग एक दिन में यात्रा कर सकेंगे। दोस्तों, ये पॉड टैक्सी क्या होती है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यह एक इलेक्ट्रिक वाहन है जो बिना ड्राइवर का चलता है। दोस्तों, ऑटोमेटिक कार की तरह यह होती है और इसमें यात्रियों की संख्या तय रहेगी कि इसमें कितने यात्री बैठ सकते हैं। इसकी स्पीड अधिक होने के कारण लोग जल्द अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। इसे रॉड से बने स्टील फ्रेम पर चलाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्टील फ्रेम की जो रॉड है वो बिछाई गई है और उसी पर ये पॉड टैक्सी चल रही है। पर्यावरण के हिसाब से इसे बेहतर माना जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाहन है तो इससे धुआं निकलता नहीं है, इसलिए ये पर्यावरण के हिसाब से बेहतर माना जाता है। इसे कई देशों में चलाया जाता है लेकिन भारत में ये पहली बार उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। 2022-23 में प्रथम की बात करते हैं तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां खोला गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में खोला गया है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहां खोला गया है? केरल के अलुवा में स्थित एक जो वीज फॉर्म है वह भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां चलाई गई? चेन्नई से बेंगलुरु तक। दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विमान वायुसेना में शामिल होगा जिसका ट्रायल स्पेन में हुआ है? आंसर हो जाएगा C-295। तो दोस्तों, ये जो C-295 विमान है ये वायुसेना में शामिल होगा और इसका अभी हाल ही में ट्रायल किया गया है स्पेन में। तो भारतीय वायुसेना में C-295 विमान शामिल होने जा रहा है और कुल 56 C-295 विमान एयरफोर्स में शामिल होंगे। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यानी कि जो सेना का सामान है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सक्षम है, इसलिए इन्हें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है। इसका निर्माण स्पेन में होता है और इसे एयरबस कंपनी बनाती है। कौन सी कंपनी दोस्तों? एयरबस। ये मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। भारतीय सेना के पास पहले से 9 ट्रांसपोर्ट विमान है और अब ये 56 विमान भी इसमें शामिल होंगे। अब इसका निर्माण भारत में भी होगा और भारत में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL के द्वारा इसका निर्माण गुजरात में किया जाएगा। और दोस्तों, जो C-295 विमान है इसका प्रयोग कनाडा, पोलैंड, मिस्र और स्पेन में होता है और अब भारत में भी इसका उपयोग किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो लैंडिंग पोत INS मगर को अभी हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में देश के पहले एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह ने फ्रांस में ओरियन अभ्यास में अभी हाल ही में हिस्सा लिया था। एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में अभी हाल ही में पदभार संभाला है। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट भी कर लीजिएगा, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था।
पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 मई को। तो पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 मई को मनाया जाता है। दिसंबर 2019 में यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी। दोस्तों 2020 में पहला पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। और पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, सभी के लिए पादप स्वास्थ्य, पौधों की रक्षा, जीवन की रक्षा, यानी प्लांट हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्टिंग प्लांट्स, प्रोटेक्टिंग लाइफ। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को। इसके अलावा कोयला खनिक दिवस 2023 4 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को और विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपॉक्स की किसने वैश्विक आपातकाल की स्थिति को समाप्त किया है? तो अभी हाल ही में WHO के द्वारा जो एमपॉक्स है उसकी वैश्विक आपातकाल की स्थिति को समाप्त किया है। जिस प्रकार से कुछ समय पहले WHO के द्वारा कोविड-19 की जो वैश्विक आपातकाल की स्थिति थी उसको समाप्त किया था, इसी प्रकार से अब एमपॉक्स की जो वैश्विक आपातकाल की स्थिति है उसको भी समाप्त किया है। दोस्तों एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, लेकिन WHO के द्वारा इसका नाम बदल करके एमपॉक्स किया गया है। तो WHO के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस अदनोम घेब्रेयस, तो उनके अनुसार पिछले 3 महीनों में देशों में लगभग 90% कम मामले आए हैं एमपॉक्स के। तो इस प्रकार से अब उसकी आपातकालीन स्थिति को समाप्त किया गया है। जुलाई 2022 में इसकी आपातकाल की घोषणा की गई थी, यानी इसको वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में रखा गया था। किसको? एमपॉक्स को। दोस्तों WHO के अनुसार जनवरी 2022 से 111 देशों में 87,000 से अधिक एमपॉक्स के मामले और 140 मौतें हुई हैं। तो ये आंकड़ा भी आप नोट कर सकते हैं। मंकी पॉक्स की बात करें तो यह एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। याद रखिएगा, जूनोटिक बीमारी का मतलब ये होता है कि वह बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है उसको हम जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। दोस्तों मंकी पॉक्स वायरस चेचक के समान एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है। इसकी पहचान बंदरों में होने वाली चेचक जैसी बीमारी के रूप में की गई थी, इसलिए इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है। यह पहली बार 1958 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में बंदरों में और 1970 में मनुष्यों में देखा गया था। 2017 में नाइजीरिया में बीमारी का प्रकोप अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप माना गया है। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। कहां पर दोस्तों? नई दिल्ली में। तो यह जो आयोजन है 18 से 20 मई तक प्रगति मैदान में किया जाएगा। ऐसा पहली बार है जब सरकार इसमें म्यूजियम के विकास के लिए नई टेक्नोलॉजी और पहल का प्रदर्शन करेगी। यह जो पहल है आजादी के अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के तहत 47वें इंटरनेशनल म्यूजियम डे को मनाने के लिए की गई है। दोस्तों संस्कृति मंत्रालय ने अब तक 383 म्यूजियम की स्थापना की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में एक नए म्यूजियम की योजना का भी अनावरण करने वाले हैं। तो याद रखिएगा 3 दिवसीय इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो कहां आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। कुछ महत्वपूर्ण बैठकें और सम्मेलन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? गोवा में। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में हुआ है। अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन अभी हाल ही में मुंबई में आयोजित किया गया था। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। नई दिल्ली में 3 दिवसीय रायसीना संवाद का अभी हाल ही में आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2023 आयोजित किया गया है और 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई है। तो ये है अभी हाल ही में आयोजित की गई प्रमुख बैठकें और सम्मेलन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो
या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो मॉक टेस्ट हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, तो आप ज्वाइन करिएगा। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का PDF आपको 2 जगह मिलेगा, ऐप पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने। तो राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज हैं यशस्वी जायसवाल, तो उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ IPL के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बनाया है, और ये अर्धशतक बना करके उन्होंने हिस्ट्री को क्रिएट किया है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में 50 रन बनाए थे, यानी अर्धशतक बनाया था। इससे पहले पैट कमिंस ने 14 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। ठीक है, तो सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया है? यशस्वी जायसवाल ने। बात करते हैं IPL की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, और इंडियन प्रीमियर लीग का पहला सीजन 2008 में खेला गया था, और पहला खिताब किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने। दोस्तों इसका आयोजन कौन करता है? BCCI। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है। IPL में सबसे ज्यादा खिताब किसने जीते हैं? मुंबई इंडियंस ने 5 बार जीते हैं। और पिछली चैंपियन कौन है दोस्तों 2022 की? तो वो है गुजरात टाइटंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। गुची ब्रांड की पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है? तो वो बनी है आलिया भट्ट। कौन बनी है दोस्तों? आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट अंतरराष्ट्रीय ब्रांड गुची की पहली भारतीय ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, और ये पहली भारतीय एक्ट्रेस हैं जिसे गुची ने चुना है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं, तो बैकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं अभी हाल ही में? आयुष्मान खुराना। स्टार स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत को अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्टार स्पोर्ट्स ने रणबीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लक्सर ने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इसके अलावा वाईकॉम 18 ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E-फाइलिंग 2.0 सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, तो उनके द्वारा E-फाइलिंग 2.0 सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने E-फाइलिंग 2.0 को लॉन्च किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक ई-सेवा केंद्र का भी उद्घाटन किया है। ई-सेवा केंद्र होगा, उसमें किसी भी अदालत में अगर कोई मामला चल रहा है तो उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। E-फाइलिंग 2.0 जो है वो वकीलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मामले दर्ज करने में मदद करेगा, और अब 24 घंटे ये उपलब्ध रहेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप नोट करिएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे कब मनाया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नया दिवस जुड़ रहा है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे मनाया जाएगा अब 23 जून को। कब मनाया जाएगा दोस्तों? 23 जून को। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अभी हाल ही में ये निर्णय लिया है कि भारतीय फुटबॉल के आइकॉन प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डे है, इसे आप नोट जरूर करिएगा। प्रदीप कुमार बनर्जी की बात करें तो वो 1960 में रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे, और दोस्तों वो राष्ट्रीय टीम के कोच भी रहे हैं, कई मेडल लाए हुए हैं। तो उन्हें भारतीय फुटबॉल का आइकॉन माना जाता है। तो उन्हीं की याद में 23 जून को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे मनाया जाएगा। बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कल्याण चौबे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और ये भारत में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। हाल ही में इंडो थाई कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जो इंडो थाई कॉर्पोरेट है इसका 35वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। तो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसे इंडो थाई कॉर्पोरेट के नाम से जाना जाता है, तो इसका 35वां संस्करण 3 से 10 मई 2023 तक आयोजित किया गया है, और इसमें भारत की तरफ से INS केसरी ने हिस्सा लिया है। दोनों सेनाओं के समुद्री गश्ती विमानों ने
अंडमान सागर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर इस कॉर्पेट में हिस्सा लिया था। दोस्तों यह कॉर्पेट कब से शुरू हुआ था? तो यह 2005 से शुरू हुआ था भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच में। बात करते हैं थाईलैंड की, तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है और थाईलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे श्याम देश के नाम से भी जाना जाता था और यह दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। इसकी कैपिटल है बैंकॉक और इसका जो प्रतीक है वो है गरुड़। और दोस्तों थाईलैंड में राजा को राम कहा जाता है, याद रखिएगा। और राज परिवार जो है वो अयोध्या नामक शहर में रहता है, ठीक है। और थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाई वॉट है। तो ये आप थाईलैंड को देख सकते हैं। इसके पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश आते हैं? म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं। कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। छठवां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 कहां हुआ है? ढाका में। ISSF विश्व कप 2023 में रिदम सांगवान ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? परमिंदर चोपड़ा। अमेरिका की राजकीय यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी कब जाएंगे? जून 2023 में। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में पेश किया गया है? शिमला में। प्रवीण चित्रबेल ने कितने मीटर छलांग लगाकर ट्रिपल जंप का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो 17.37 मीटर की जंप लगाकर के ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम किसने शुरू किया है? इसरो ने शुरू किया है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? के शैलजा की। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को यह पुरस्कार दिया गया है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, जैसे कोचीन का किला केरल में है और इसे पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है और इसे राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। कुतुब मीनार दिल्ली में है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में है और इसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। हौज खास दिल्ली में है, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तुगलकाबाद ये दिल्ली में है और इसको गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। किशोर सागर कोटा राजस्थान में है और इसे राजकुमार धीरदेव ने बनवाया था। अन्ना सागर अजमेर राजस्थान में है, जिसे अन्नाजी चौहान ने बनवाया था। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है और इसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। बूंदी का किला, तो ये दोस्तों बूंदी राजस्थान में है और इसे राजा नगर सिंह ने बनवाया था। तो ये है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, नोट कर लीजिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से या फिर टेलीग्राम चैनल से, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।